नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो एक बार फिर से हम छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दे को लेकर हाजिर हैं, क्योंकि हर शाम 6 बजे हम छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चर्चा छिड़ी हुई है, क्या कुछ वो मुद्दे हैं जो कि ज्वलंत हैं और उसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है या तीखी रार उनमें देखने को मिल रही है। और चूंकि इन दिनों में बात लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है, तो ऐसे में आए दिन कोई ना कोई नए अपडेट सियासी गलियारों से जुड़कर निकलकर सामने आते रहते हैं। इसी क्रम में आज का जो हमारा मुद्दा है वो है कांग्रेस में नाराजगी का। छत्तीसगढ़ को लेकर हम ये मुद्दा पर बात करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दल चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। एक और भाजपा अपने सारे प्रत्याशियों को घोषित करने के बाद प्रचार प्रसार में व्यस्त है, तो कांग्रेस अभी तक 5 प्रत्याशियों को खोज ही नहीं पाई है। जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए हैं, अब उनका भी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा सार्वजनिक मंच से भूपेश बघेल पर विरोध किया गया, तो दूसरे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर विरोध किया है। पहले चरण में बस्तर में चुनाव होना है। बस्तर को साधने के लिए भाजपा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस अभी भी अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है, तो दूसरी ओर कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्याशियों का विरोध का सामना कर रही है। रायपुर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, जिन्होंने कहा है कि हर सीट पर कई दावेदार है। पार्टी एक व्यक्ति को टिकट देती है, इसीलिए कई बार चुनाव के समय नाराजगी सामने आती है। कोई पार्टी अनुशासन से बाहर टिप्पणी करेगा तो कार्रवाई होगी। जहां तक शिकायतों की बात है, तो मैं सबकी बात सुनूंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर दौरे पर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कांग्रेस में बुरा हाल है, कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहा है। कांग्रेस का तो बड़ा बुरा हाल है, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और कल से नॉमिनेशन प्रथम चरण का शुरू हो गया है और बस्तर प्रथम चरण में है, लेकिन उनके प्रत्याशी कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं कर पाए हैं। पूरा बिखराव है कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ छोड़ के सब भाग रहे हैं। जब चुनाव होता है तो टिकट मांगने वाले बहुत से उम्मीदवार होते हैं। कांग्रेस एक व्यक्ति को टिकट दे सकती है, स्वाभाविक रूप से टिकट नहीं मिलता, उसके मन में कुछ पीड़ा होती है, लेकिन अनुशासन के रहते हम सबसे बात भी कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आप इस बात से सुनिश्चित रहिएगा, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अगर कहीं किसी ने अगर बात बोली भी है, उसका मैं खुद संज्ञान लूंगा और कार्रवाई करेंगे। तो चलिए, चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजियां यहां पर देखने को मिल रही है और मुख्य रूप से जो कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, दोनों के बीच में जुबानी जंग यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए, आज का मुद्दा इसी पर केंद्रित है, जिसको लेकर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता राहुल टिकरिया जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अमित जी, आपके पास में आना चाहूंगी। क्या लगता है कहां पर पेच फंसा हुआ है? पहले चरण में बस्तर में भी यहां पर चुनाव होने हैं, चुनाव की तारीख तय हो गई है, 6 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, 5 प्रत्याशियों पर अभी भी लेके दांवपेच क्यों फंसा हुआ है? कहां पर फंस रही है कांग्रेस? क्या चुनौती आ रही है कांग्रेस के लिए? और कल भी सीईसी की बैठक अभी थोड़ी खत्म हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है आज रात तक उम्मीदवारों के नाम घोषित हो जाएंगे प्रीता जी। और रही बात कि मुझे ऐसा लगता है जो हम पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि 543 में आज भी 268 सीट बीजेपी की डिक्लेयर नहीं हुई है। जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो 400 सीट लड़ भी नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बीजेपी की चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस में क्या हो रहा है इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि बीजेपी के लोग 2 कामों में बड़े माहिर होते हैं, सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना। यही इनकी फितरत है, यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है जो इस चुनाव में पूरी तरीके से बेनकाब होने वाला है। चलिए, मैं राहुल जी आपके पास में आना चाहूंगी। राहुल जी, क्या कहेंगे आप? कितने आश्वस्त है? क्योंकि बीजेपी तो एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, जो उन्होंने स्ट्रेटेजी विधानसभा चुनाव के वक्त में फॉलो की थी, सबसे पहले उन्होंने अपने टिकट वितरण किए थे कुछ सीटों को लेकर, जहां पर बीजेपी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी, उसको लेकर उन्होंने सबसे पहले अपने पत्ते खोल दिए थे। यहाँ पर तो पूरी 11 लोकसभा सीटों को लेकर एक बार में उन्होंने तस्वीर साफ कर दी है। अब कैसी स्ट्रेटेजी के साथ, कैसी रणनीति के साथ में अब चुनावी मैदान पर बीजेपी अपने आप को देख रही है? जी, जय जवान। देखिए, छत्तीसगढ़ पूरी की पूरी 11 सीटें जीत रही है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आजकल सभाओं में नारा लगाते हैं कि अब की बार जनता से आवाज आती है 400 पार। अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि 400 सीटों में लड़ नहीं रहे हैं। हम बता दें कि हम 400 सीटें पार करने की जो बात कर रहे हैं
अपने सहयोगी दलों के साथ में मिलकर पार करने की बात कर रहे हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पर जाने की बात नहीं कर रही है और हम सहयोगी दलों के माध्यम से इस बार 400 सीट पार करेंगे ही। और आप देखिएगा छत्तीसगढ़ की 11 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के पाले में इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने मोदी जी की गारंटी के तहत चुनाव लड़ा और छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत यहाँ की जनता ने हमें दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही लगातार मोदी जी के गारंटी के तहत जो जो वादे हमने बड़े बड़े वादे किए थे वो सभी पूरे किए जा रहे हैं। समय से चाहे किसानों का मामला हो, चाहे मातृशक्तियों का मामला हो, चाहे पीएससी में जांच का विषय हो, चाहे धान का विषय हो, हर प्रकार के जो वादे जो हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले मोदी जी के गारंटी के तहत किए थे वो पूरे हो रहे हैं। आपको ध्यान में होगा जब हम पिछले चुनाव में 2018 में महज 14 सीटों में सिमट गए थे, उसके बाद कुछ माह के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था और छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें हमने जीता था। इस बार महज 2 सीटें हम पीछे रहे और इस बार तो हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है और मोदी जी की गारंटी किस प्रकार से पूर्ण की गई है। अब चलिए, तो कुल मिलाकर बीजेपी पूरी तरह से और आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर। अमित जी, आपके पास में आना चाहूंगी। एक बार फिर से कुछ वैसे ही सवाल है क्योंकि 6 सीटों पर ही तस्वीर साफ हो पाई है, 5 नाम अभी भी बाकी है। तो एक और जहां पर बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान का इंतजार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ में जिन सीटों का पत्ता पार्टी ने खोल दिया है उसको भी लेकर अब नाराजगी हो रही है। सबसे बड़ी बात भूपेश बघेल को लेकर सामने आई, वो चेहरा, वो नाम जो कि 5 साल तक जिन्होंने प्रदेश की कमान संभाली, सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहे, प्रदेश के मुखिया रहे, अब उन्हीं का विरोध आप ही के पार्टी के लोग कर रहे हैं। यही तो कांग्रेस में लोकतांत्रिक पद्धति है कि कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात पूरी तरीके से उठा सकता है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि हम सब, हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और पहचान और कद किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी देती है। जब हम लोग, मैं आपको बता दूं कि आज से जब 34 इयर्स पूर्व मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी तो एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष के रूप में मैंने ज्वाइन किया था और आई वॉज होल्डिंग सो मेनी पोस्ट इन कांग्रेस फ्रॉम 10 साल से मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। तो अगर आप निष्ठा रखते हैं, कद और प्रतिष्ठा, कद और पद दोनों आपको पार्टी देती है। लेकिन जब अगर पार्टी आपकी मुश्किल समय में आती है, और ऐसी भी कोई मुश्किल नहीं है, देखिए ये 2 बार से जीत रहे हैं, उसके पहले 2 बार लोकसभा का चुनाव हम भी 2 बार लगातार जीते थे। तो भाजपा को बहुत अहम और वहम पृथ्वी नहीं करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कह दूं कि लगातार अगर आपको पार्टी ने प्रतिष्ठा दिया है, अगर आपको कोई तकलीफ है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण अगर कोई है तो हमारे कार्यकर्ता है। और हमें गर्व है हमारे कार्यकर्ता होने का कि जो हम कांग्रेस पार्टी के हम सदस्य हैं जिसके पास गौरवपूर्ण इतिहास है आजादी दिलाने का। और आज भी अगर आप देखेंगे पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कार्यकर्ता किसी के पास है, गांव में है, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी बोलती है हम सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आज भी साउथ में उनके पास मेंबर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास गांव में मेंबर है। ठीक है, समय अप्स डाउन होते रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक ही चीज कहना है कि जब अगर कोई कार्यकर्ता निष्ठा के साथ काम करता है और अगर उसे कोई पीड़ा है, तकलीफ है, वेदना है, तो निश्चित तौर पे पार्टी का एक फोरम होता है। ये कौन सी बात हुई आप बताइए कि कोई भी पार्टी के लिए जब व्यक्ति के साथ अनुशासन अति आवश्यक होता है और अगर आपको कोई पीड़ा है तो कोई पत्र कांग्रेस भवन नहीं पहुंचता है और वो मीडिया में पहुंच जाता है। तो मैं आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं से, जिन नेताओं को भी पार्टी ने बड़े पदों पे बैठाया, जिनको प्रतिष्ठा, उनकी प्रतिष्ठा पार्टी के कारण हुई, आज अगर उन्हें कोई पीड़ा है और अगर वो ये कहते हैं कि हमारे को पार्टी ने 5 साल सुना नहीं, अरे साहब आपको कद, पद, प्रतिष्ठा सारी चीजें तो पार्टी ने दी और आप कह रहे हैं उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि पार्टी ने हमें पूछा नहीं, चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आपको पार्टी ने पूछा भी नहीं, ये आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। लेकिन अगर आपको साहब कोई नाराजगी है तो पार्टी का फोरम होता है, आप उस पर आके अपने दिल खोल के बात रखिए और अगर उसके बाद आपका समाधान नहीं होगा, चलिए, तो कुल मिलाकर सभी लोगों को पूरी तरह से अपनी बात रखने का अधिकार है और इसी वजह से भूपेश बघेल वो नाम और वो नेता, वो चेहरा जिसको लेकर भी कोई भी विरोध यहाँ पर दर्ज कर रहा है, ये लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात है। अब इसका कितना खामियाजा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा ये तो वक्त बताएंगे और चुनाव बताएंगे। लेकिन राहुल जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगी, क्या लगता है, बीजेपी ने 11 सीटों पर तस्वीर तो अपनी साफ कर दी है, कांग्रेस यहाँ पर मंथन कर रही है बचे हुए 5 सीटों को लेकर, बीजेपी इसे कितनी चुनौती के रूप में देख रही है? क्या लगता है, क्या बीजेपी डरी हुई है या बीजेपी की कैसी और कैसी रणनीति है, कैसी स्ट्रेटेजी है? अगर कोई बड़ा चेहरा और कोई बड़ा नाम अगर आ जाता है तो बीजेपी के पास में क्या रणनीति रहेगी उस तमाम चुनौतियों को सामना करने की? प्रिथा जी, मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार रही तब इन्होंने इतने भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं कि हमें किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
राहुल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी पृथ्वी की आवाज है। जी, अपनी बात पूरी रखें। जी जी, मैं बता दूं, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने अपने 5 सालों में भ्रष्टाचार और घोटाले को अंजाम दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मतदाता स्वयं इनको जवाब देगी। और रही बात जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में सिर फुटौल और मनमुटाव और साथ ही साथ भ्रष्टाचार, अब इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के नेता खुलासा कर रहे हैं, उससे आप समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्या स्थिति है। मैं आपको बता दूं, इतिहास में कांग्रेस का सबसे बुरा वक्त और बुरा साल अगर कोई रहेगा, 2024 का चुनाव रहेगा। आप देखिएगा, इतिहास में सबसे कम सीटें कांग्रेस के पास 2024 में आएंगी। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार के नारे में जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, पुनः आपको बता दूं, 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके सहयोगी दल मिलकर करेंगे। चलिए, बिल्कुल। अमित जी, आपके पास में आना चाहूंगी, जहां तक ये सवाल है कि नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो पहले फेज का जो चुनाव होना है, जिसमें बस्तर भी शामिल है, और बस्तर से ही अभी पार्टी ने अभी तक नामों को लेकर यहाँ पर अभी निर्णय की स्थिति में नहीं आ पाई है। एक और सचिन पायलट का दौरा भी यहाँ पर है, तो क्या लगता है कितनी जल्दी ये नाम यहाँ पर आ सकते हैं? जो बची हुई शेष सीटें हैं, उनको लेकर तस्वीर कब तक पार्टी की ओर से साफ हो सकती है? आपका सवाल का जवाब देने से पहले भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता मेरे छोटे भाई राहुल टिकरिया जी को सवालों का मैं जवाब दे दूं। अभी वो कह रहे थे कि हमारे लिए साल सबसे खराब जाने वाला है, तो क्या भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, जो एक अच्छे प्रवक्ता है, छोटे भाई है मेरे, क्या वो ज्योतिष का कार्य चालू कर दिए कि आजकल दूसरी पार्टियों के लिए भविष्यवाणी करना चालू कर दी है? तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा कि वो अपनी पार्टी के नेताओं का भविष्य देखें, क्योंकि वो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के बाद खराब होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आप जी राहुल जी, मैं आपके पास में आऊंगी, पहले अमित जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में हम राहुल जी का भी पक्ष सुनेंगे। जी देखिए, आपने कहा बस्तर में नोटिफिकेशन हो चुका है। निश्चित तौर पर मैंने आपको कहा आज रात तक लिस्ट जारी हो जाएगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है। और बीजेपी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा समय खराब बता रहे हैं, वो उनका 2018 में कैसा समय था। हम तो खराब समय में भी 35 में है, उनको तो जनता ने ऐसा करा किया था कि 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ दिया था। इसलिए मैंने कहा ना कि और एक राहुल जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम कांग्रेसियों का पानी उतर दे, किनारे पे घर मत बसा लेना, हम कांग्रेसी समुंदर है, हम लौट के जरूर आएंगे। चलिए, राहुल जी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, क्या पलटवार करना चाहते हैं? राहुल जी, आपका काउंटर, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। कि हम समुंदर है, लौट कर जरूर आएंगे, बल्कि किनारा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही भैया, आपके ही नेता किनारा कर रहे हैं, आपके ही पार्टी के नेता आपकी नाव से उतर रहे हैं। तो ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हमारा समय वापस आएगा, आप देखिएगा आपका समय बदल हो रहा है और कम सीटों में जाएंगे। और रही बात विधानसभा का, आप तुलना कर रहे हैं, लोकसभा के विषय में बात हो रही है। मैं पुनः आपको आश्वस्त कर दूं, जनता को आश्वस्त कर दूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ा है, भारत की शक्तियां बढ़ी है, भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। निसंदेह छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ भारत की पूरी जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। जी अमित जी, आपके पास में आना चाहूंगी। अभी एक बार आपने जिक्र किया था कि आज देर शाम तक जो कांग्रेस पार्टी है वो शेष बचे नामों का ऐलान कर सकती सीटों का, और इसी बीच में सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा भी है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आज पार्टी की ओर से नामों का ऐलान हो सकता है, टिकट वितरण हो सकता है? कि कल सीईसी की बैठक में सारे नामों पर चर्चा हो चुकी है और निश्चित तौर पे आज शाम तक नाम आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कहा राहुल टिकरिया जी ने कि आपके लोग छोड़ रहे हैं। पृथा जी, बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पर मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है और पार्टी का नाम और पार्टी का झंडा उठाकर वो अपनी हैसियत बनाता है, और उसके बाद वो हैसियत अपनी बनाने के बाद जिस प्रकार से वो अपनी बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उठा के, जब पार्टी को सबसे आज जरूरत होती है, पार्टी के पीठ पे छुरा भोग देना, ये कहां तक उचित है, आप ये बताइए। और क्या जो भाजपा के, कांग्रेस के लोग, जितने भी लोग या दूसरी पार्टी के लोग इनकी पार्टी में जा रहे हैं, क्या उनको वो लोग के कारण अगर वो जा रहे हैं तो क्या उन्हें वो सम्मान मिलेगा जो इस पार्टी मिलता था या दूसरी पार्टी मिलता था? खैर, आपने कहा कि आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, फिर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई। पृथा जी, मैं आपकी परमिशन से कहना चाहता हूँ कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है,
जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और राहुल टिकरिया जी, आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। और आप बड़े अभी आप कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी 400 सीट जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो साहब ज्वलंत मुद्दों पे बात करिए, है दम, आ जाइए एक 1 to 1 कर लेते हैं, मैन टू मैन मार्किंग करके हम चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ज्वलंत मुद्दों पे आप बात नहीं करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई लोगों पे आप उस पर बात नहीं करेंगे। रोजगार की कमी हो गई, आप उस पर बात नहीं करेंगे। अगर इतने अच्छे दिन आप ला दिए हैं तो मुझे बताइए 400 का सिलेंडर 1200 क्यों पहुंच गया और फिर 100 रुपए कम कर देते हैं। चलिए राहुल जी से समझ लेते हैं। राहुल जी क्या कहेंगे आप? अमित जी ने कहा है बीजेपी के राज में हर कोई तनाव में। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इसका जवाब एक माह के भीतर भारत की जनता देगी। और देखिएगा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी अमित जी मैं आऊंगी आपके पास में, पहले राहुल जी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जी राहुल जी। और ताकत पूरे विश्व में बढ़ा रहा है और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। आप देखिएगा एक माह के भीतर भारत की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता इनको जवाब देगी। मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, इनको स्वयं भारत और छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के साथ में हम हैं। और आप देखिए छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के साथ में चुनाव मैदान में उतरते हैं और छत्तीसगढ़ में हमारी वापसी होती है। तो जाहिर सी बात है पूरे जन के प्रिय नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, आप देखिएगा किसी भी प्रकार से हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जनता स्वयं इनको जवाब एक माह के भीतर देगी। चलिए जनता स्वयं जवाब देगी। लेकिन अमित जी कुछ दिखाना चाह रहे। जी अमित जी। 65 साल में 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। 65 साल में ना, अमृत काल में 10 सालों में इन्होंने 2,05,000 करोड़ रुपए बना दिया। परिवारवाद की बात करते हैं, ये पूरा लिस्ट लेके बैठा हूँ पिताजी में। ये परिवारवाद की बात करते हैं, इनके नेताओं के बच्चे चुनाव लड़के सांसद हैं, विधायक है, मंत्री हैं। तो ये इनका दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है। चलिए अमित जी, लेकिन आपसे एक और सवाल, एक महत्वपूर्ण ये भी है, ठीक है आपने आंकड़े और डेटा जो है वो तो जारी किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ में अगर पिछले चुनाव को लेकर बात करें तो वाकई यहाँ पर कांग्रेस को इतनी मेहनत करने के बाद भी वैसे परिणाम नहीं मिल पाए थे जिसकी अपेक्षा पार्टी यहाँ पर कर रही थी। महज 2 सीटों से संतोष पार्टी को करना पड़ा था। अब इस बार के चुनाव को कितनी चुनौती के रूप में देख रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में क्या हाल रहा है और कांग्रेस पार्टी को क्या सामना करना पड़ा है ये तो जग जाहिर है। तो कैसे देख रहे हैं आप फिर इस बार के चुनाव को? क्या पिछले समय के 2 सीटों से आगे बढ़ पाएगी कांग्रेस? निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ता लगातार मेहनत करता है, परिणाम आना नहीं आना ये जनता के हाथ में है। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार की नाराजगी, आज ये कह रहे थे कि हम अपने सहयोगी संगठनों के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और 400 सीट हम उनके भरोसे लाएंगे। आपने उनका क्या हाल किया साहब? अकाली दल आपका साथ छोड़ दिया, शिवसेना को आपने तोड़ के आपका मेन शिवसेना ने आपका साथ छोड़ दिया, नीतीश कुमार जी को आप कैसे लाए हैं, पशुपति अभी पारस जी ने कैसे आपका साथ छोड़ा। तो आपके साथ जो जुड़ता है आप उसे खत्म ही कर देते हो, ऐसे ही लोग आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए इतना वहम मत पालिए, कुछ भी हो सकता है चुनाव में। और मैंने आपको बताया ना कि देश की जनता त्राहिमाम कर रही है और जिस प्रकार से चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब इंसान हो, आपको मैं बता दूं आपकी सरकार आने के बाद एक चीज में बस आपने काम किया है, गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। और आपने तो 4 लोग आपकी सरकार चलाते हैं, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले। तो आपको माकूल जवाब जनता देने वाली है। ये राहुल जी, दल बदल की राजनीति को लेकर सवाल हो रहे हैं। बिल्कुल ये कह रहे थे परिवारवाद, ये कह रहे थे कि 2 लोग सरकार चलाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। यहाँ पर कोई परिवारवाद का प्रश्न चिन्ह खड़े करने की आवश्यकता नहीं है। और जरूर कहीं पर अगर परिवारवाद के लोग चुनाव लड़ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है क्वालिटी होगी, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन केंद्र में जिस प्रकार से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार और गांधी परिवार का, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे कविवर पहुंचते हैं तो वही चाय बेचने वाला जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर बैठा है, ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर सामान्य कार्यकर्ता भी उठकर प्रधान शीर्ष पद तक पहुंचता है। मैं आपको बता दूं ये जिस प्रकार से कह रहे थे कि हमारे सहयोगी दल साथ छोड़ते जा रहे हैं, ये सब वही सहयोगी दल है जिनको लालसा नहीं, जिनको सत्ते की लालसा नहीं है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर किसी और दल के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे दल की हमें आवश्यकता नहीं है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी, आप देखिएगा, आप भी यही और हम भी यही।
लेकिन कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर भाजपा लगातार खुद से ही गिरती रही है। अभी हाल की बात करें तो ठीक है, वो राष्ट्रीय मुद्दा है, वो आज का हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्टोरल बॉन्ड अभी ज्यादा छाया हुआ है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर गई है। उसके बाद में अमित जी ने अभी लगातार आंकड़े वगैरह पेश कर दिए परिवारवाद को लेकर, जिसको लेकर लगातार बीजेपी एक सवालों के घेरे में रही है। तो इन सभी चीजों को लेकर अपने दागों को कैसे बीजेपी हटाएगी और उन सभी को लेकर आगे कैसे बढ़ेगी बीजेपी? मैं आपको बता दूं, आपने कहा इलेक्ट्रो बॉन्ड कई विषय में, मैं बता दूं जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का मैं पुनः धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कम से कम इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को मिलने वाले चंदे को फ्लैश तो किया। ये जब कांग्रेस की पार्टी जो है 60 साल तक सत्ते में रही, लेकिन कहां से चंदे आए, किसने चंदे दिए, ये कभी खुलासा नहीं किया, ना होने दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खुलासे हो रहे हैं कि किसको कितने चंदे मिले और कहां से चंदे मिले, ये जनता तक पहुंच रहा है। और आप देखिए इलेक्ट्रो बॉन्ड में महज 6000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, जिनकी पूरे देश में सबसे ज्यादा सांसद हैं, और विपक्ष के सांसद महज 200 हैं, लेकिन 14000 करोड़ उनके खाते में जाते हैं। इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से अब कौन इनको चंदा दे रहा है, कौन देश तोड़ने वाली शक्तियां इनको चंदा दे रही है, वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब जन जन तक ये पहुंच रहा है कि कौन किस पार्टी को चंदा दे चलिए, तो रहा बात है। जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेवजह से मसला बनाया जा रहा है, बातों को तूल दिया जा रहा है, ये कहना है बीजेपी का। ठीक है, अमित जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, कार्यक्रम के आखिर में है, बहुत संक्षेप में अपनी अंतिम प्रतिक्रिया, समय सीमा से बंधे हुए हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा साधुवाद, आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड आपने उठाया, चुनावी चंदा में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया गया, आपने कहा धन्यवाद दे रहे हैं। अरे साहब, जिस कंपनी का कहते हैं ना प्रॉफिट मेकिंग, जिसको 7.5% ही आप चंदा दे सकते थे, उसका आपने नॉन प्रॉफिट मेकिंग को बना दिया, जिसका 200 करोड़ रुपए कमाई नहीं हो 1400 करोड़ रुपए आपको चंदा दे रहा है। और आप कह रहे हैं ईडी, आईटी, सीबीआई को आप जिस प्रकार से सीरम इंस्टीट्यूट में 18 अगस्त के 52 करोड़ रुपए आपको देते हैं और 22 तारीख के प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं। चाहे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, ऐसे अनगिनत नाम है। मैं तो प्रीथा जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एंड दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे 2-3 घंटे का डिबेट करा लीजिए आप। मैं बता रहा हूँ, भाजपा के नेता बैठ नहीं पाएंगे चैनल पे, ये इधर उधर देखने लग जाएंगे या भग जाएंगे। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। लोकसभा चुनाव को लेकर और बीजेपी और कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है, कैसी स्ट्रेटेजी के साथ में चुनावी मैदान पर दोनों ही पार्टियां उतर रही हैं और अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं, इन सभी को लेकर आज हमने विस्तार से चर्चा की। हमारे साथ में दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर जुड़े हुए थे। कई सारी चुनौतियां हैं, मुद्दे हैं, एक और जहां पर कांग्रेस की ओर से अंतरकलह की बात निकलकर सामने आ रही है, शेष 5 सीटों पर नामों के ऐलान का इंतजार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ में पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में बीजेपी पूरे दमखम के साथ में यहाँ पर नजर आ रही है। अब किसे जीत मिलती है, कितनी और कैसी जीत मिलती है, ये आने वाला वक्त और चुनावी परिणाम ही बताएंगे। बहरहाल इसी के साथ आज के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।